मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बड़ा सा पैकेट रखा हुआ है। स्मार्ट बोर्ड आ चुका है। जो हमने कहा था स्मार्ट बोर्ड पे इस बैच में शुरू करेंगे, तो खुशखबरी ये है कि स्मार्ट बोर्ड आज ही 1 घंटे पहले आया हुआ, अभी पैक ही है। इसको खोलना बाकी है। कल इंजीनियर आएंगे और ये लोग इसको सेट करेंगे। तो सेट होने के बाद 1 हफ्ते तो मुझे लगेगा इसको समझने में। 1 हफ्ते की प्रैक्टिस होगी तो हो सकता है कि नेक्स्ट संडे जो हम स्पेशल बैच रखेंगे उसमें इसकी शुरुआत कर देंगे, ऐसा मेरा मन है, लेकिन देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं योग दर्शन। योग दर्शन में 4 पाद है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। और जैसा मैंने कहा था पिछली क्लास में कि 2017 में ऐसे सवाल भी आते थे कि योग दर्शन के जो पाद हैं यानी अध्याय क्रम से लगा, तो उसमें इन 4 पादों का भी क्वेश्चन भी आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आइडिया लगेगा। समाधि पाद में मेन रूप से क्या है, समाधि के स्वरूप को समझाया गया है। उसी में समाधि किन किन चीजों से प्राप्ति हो रही है, जिसमें से मेन एक चीज कहा गया है ईश्वर परिधान की चर्चा, वो है। बस अभी आएंगे डिटेल में। साधन पाद में शुरुआत क्रिया योग से हो रही है, फिर पंच क्लेश है, प्रकृति पुरुष का स्वरूप बताया गया है। संयम से सिद्धि होती है, विभूति पाद में ये कहा गया, जिसमें धारणा ध्यान समाधि की चर्चा और वहीं पर संयम से सिद्धि की चर्चा है। फिर कैवल्य पाद है। कैवल्य पाद में जो सबसे मेन चीज है कैवल्य पाद में, वो है तीनों गुण जो है वो कारण में लीन हो जाते हैं। जैसे तीनों गुण कारण में लीन होते हैं, वैसे आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ये मेन है हमारा। और हमने ये देखा था पहले क्लास में जब हम लोगों ने परिचय देखा था योग दर्शन में। जो प्रथम जो हमारा पाद है समाधि पाद, उसमें जो 51 सूत्र हैं, किस सूत्र से में कौन से मुख्य विषय हैं, तो इसको अभी नहीं देखेंगे। इसको जब एक बार लास्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब इसको देखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा इसको पढ़ना। तो अभी इसको रहने देते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, योग सूत्र के अध्यायों का सही क्रम चुने। ये तो सभी लोग जवाब दे देंगे। ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि अब ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, कभी भी बिल्कुल हल्का सा सवाल पूछ दिया जाता है और हम सोचते हैं अरे ऐसा सवाल नहीं आएगा, कई बार उसमें भी हम फंस जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, ये नवंबर 2017 का सवाल है। योग के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कैवल्य शब्द का वर्णन आया हुआ है? अभी तो आप लोगों ने बाकी ग्रंथ पढ़ा नहीं है, तो लेकिन इसमें देख सकते हैं हठ रत्नावली है और पातंजल योग दर्शन है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर चर्चा है। अथ योगानुशासनम, अथ शब्द का इस्तेमाल जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो अथ शब्द का इस्तेमाल जनरली किया जाता है। यहाँ अथ योगानुशासनम का अर्थ है कि आइए अब हम लोग एक ऐसे ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें योग है और उसमें अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी कि पढ़ने की जो विधि विधान है, जो तरीका है योग दर्शन का, उसके लिए यहाँ अनुशासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की भी बात यहाँ कही गई है। यानी कि अथ शब्द से यहाँ शुभ शुरुआत से है। इस शिक्षा देने वाले ग्रंथ का नियम पूर्वक अब हम पालन करते हुए इसको पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है? तो व्यास भाष्य के अनुसार बताया हुआ है समाधि शब्द कहा हुआ है। यानी अगर इसके साथ हम व्यास भाष्य को जोड़ें तो व्यास भाष्य में सीधा कहा गया है कि योग शब्द जो है अथ योगानुशासनम, यहाँ योग शब्द समाधि के लिए कहा गया है। यानी हम समाधि की प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद ये सवाल नहीं आया है लेकिन कभी भी रिपीट हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तो हम बीच बीच में व्यास भाष्य में क्या कहा गया है वो भी इसमें लेकर आएंगे। तो व्यास भाष्य इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, कई और बार भी आया हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जो योग की परिभाषा है वो दूसरे सूत्र में है। कई बार ये कंफ्यूजन होती है योग की परिभाषा किस सूत्र में है। हम ये मानकर चलते हैं, कई बार अगर हमने गहराई से नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ी सी भी लापरवाही हुई, पहला सूत्र हम टिक लगाकर आ जाते हैं। हम ये मानकर चलते हैं अच्छा योग की परिभाषा पहले तो यही, क्योंकि
ये सूत्र इतना चलता है ना, योगश चित्त वृत्ति निरोध है, जिनको देखो वही इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना मशहूर ये सूत्र है। तो कई बार लगता है कि ऐसे समाधि पाद के शुरुआत में यही होगा, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि योगानुशासनम वाला अर्थ योगानुशासनम पहला है, योगश चित्त वृत्ति निरोध है दूसरा है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसका अर्थ देखते हैं, इसको तोड़कर पढ़ें। योग चित्त वृत्ति निरोध है, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब निरोध मतलब क्या होता है? निरोध मतलब जबरदस्ती रोकना नहीं है। निरोध का अर्थ है अपने आप स्वाभाविक तौर पर रुक जाना, खुद ब खुद रुक जाना। एक निरोध होता है, एक विरोध होता है। विरोध में आपको कोशिश करनी पड़ती है, निरोध हो गया तो कोशिश नहीं हुआ, फिर कोशिश की जरूरत ही नहीं, फिर कोशिश रहित तो हो गया वो। तो चित्त की वृत्तियों का, अब चित्त क्या है, उसकी वृत्ति क्या है, तो ध्यान रखिएगा। चित्त है और उसकी वृत्ति है, तो हमारे चित्त में असंख्य वृत्तियां होती हैं। हमारे चित्त में असंख्य वृत्तियां हैं, और वो वृत्तियां क्या है, अपना व्यापार करती है। यानी आंख है तो आंख के 10 विषय है, उन विषयों में ये इंद्रियां जाएंगी। कान है, कान के 10 विषय, कान जो है उस सब्जेक्ट की तरफ जाएगा। उसी तरीके से 11 इंद्रियां हमारी हैं, 11 इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों में जाती हैं। तो ये जो विषयों में जाना है, विषयों में जा रही है, वही वृत्ति है। यानी खुद को किसी सब्जेक्ट से जोड़ने की जो स्थिति होती है, वही वृत्ति है। उसी पर हमें ध्यान रखना है, उन वृत्तियों का निरोध करना। यानी अब मन इतना शांत हो गया, चित्त इतना शांत हो गया हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा है, स्वाभाविक तौर पर कहीं नहीं जा रहा। किसी चीज की जरूरत नहीं है। सामने रसगुल्ला भी रख दे तो मुंह में पानी नहीं आएगा, इमली रख दे तो भी मुंह में पानी नहीं आएगा। अब हमारी वृत्तियां नहीं जाएंगी कहीं पर। तो विरोध और निरोध का मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिटेल समझाने की जरूरत नहीं है। विरोध का मतलब एक और उदाहरण से जो मैंने इसमें लिखा हुआ उससे आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए आप दुकान की तरफ से जा रहे हैं, समोसे का की खुशबू आ रही है, और आपका मन ललचाता है, मुंह में पानी आता है, लेकिन आप सोचते नहीं मैदे का बना हुआ है, आलू भी है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा, नहीं खाना चाहिए। तब उसको कहते हैं विरोध, यानी मन को समझा करके रोका, नहीं खाना है। लेकिन निरोध होता है कि आप उधर से गए, है तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है ही नहीं, खाना ही नहीं है, मतलब उसमें जो जबरदस्ती रोकने वाला वो वृत्तियां जा ही नहीं रही है। तो वो हो गया स्वाभाविक तौर पर निरोध होना। वृत्तियों के निरोध के बाद क्या होता है? अगर मान लीजिए कि गुरु और शिष्य बैठे हुए हैं, गुरु पढ़ा रहे हैं, शिष्य जो है सुन रहे हैं, तो शिष्य के मन में सवाल उपजता है कि हे गुरु जी, चित्त की वृत्तियों का निरोध आपने कहा योग है, तो चित्त की वृत्तियों के निरोध के बाद ऐसा क्या होता है कि जिसको योग कहा जाता है? ऐसा क्या होता है? तो गुरु जी कहते हैं तदा द्रष्टुम स्वरूपे वस्थानम। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तोड़ कर पढ़ेंगे, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। यानी कि तब वो दृष्टा, द्रष्टु यहाँ दृष्टा कहा गया है, उस आत्मा के लिए, उस पुरुष के लिए कहा गया है, वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मज्ञान हो जाता है, यानी आत्मा का दर्शन हो जाता है। अभी तक क्या आत्मा अपने स्वरूप में नहीं थी अवस्थित? अब यही चीज आगे आएगा कि क्या आत्मा जो दृष्टा हमारे अंदर है, आपके अंदर, सबके अंदर है, क्या चित्त की वृत्तियों के निरोध से पहले वो अपने स्वरूप में नहीं थी? वो किस स्वरूप में थी, ये सवाल आ जाता है। तो अब यहाँ तीसरे में हम लोगों ने देखा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और चौथे में यही सवाल आ जाता है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध से पहले उस आत्मा का, उस पुरुष का, जिसको दृष्टा कहा गया है, उसका स्वरूप फिर क्या था? अगर चित्त वृत्ति के निरोध के बाद वो अपने स्वरूप में, उससे पहले क्या दूसरे के स्वरूप में था? तब उसका जवाब गुरु देते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तोड़कर पढ़ेंगे तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र,
यानी कि वो दृष्टा, यानी वो पुरुष, वो आत्मा, तीनों शब्द एक ही के लिए है। जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए जोड़ देना इस बात पे। दृष्टा भी आत्मा को कहा गया है, पुरुष भी आत्मा को कहा गया है। आत्मा तो है ही, तो आत्मा, दृष्टा और पुरुष एक ही है। अभी तक वो दृष्टा, वो आत्मा, वो पुरुष इस शरीर से अपना बंधन मान रहा था, और इस शरीर में जो वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो कि विषयों में जा रही हैं लगातार, उससे अपने आप को बांधा हुआ था कि मैं और मेरी वृत्ति। अब तक दृष्टा ने उन वृत्तियों से अपने आप को बांधा हुआ था, और अपना स्वरूप उन वृत्तियों की वजह से समझ रहा था कि वृत्तियां जो हैं वही मेरा स्वरूप है। हम लोग भी यही समझते हैं। आपसे पूछें आप कौन हो, तो आप अपना परिचय दोगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा घर यहाँ है। वो क्या है, ये परिचय देना। यही वृत्ति सारूप्यम इतरत्र है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, उनसे पूछा जाता है जी आप कौन है, कहता जी मैं डॉक्टर हूँ, मैंने एम्स से पढ़ाई की हुई है, एम्स से मैंने डॉक्टरी की हुई है, वहां से डिग्री लिया हुआ है। लेकिन जब पैदा हुए थे हम सब, तब हमारा ऐसा कोई स्वरूप नहीं था। उस वक्त हम सब आत्म स्वरूप में अवस्थित थे। धीरे धीरे बड़े होते गए, हमारी वृत्तियां हम पर हावी होती गई, और हमारी पहचान हमारी वृत्तियों की वजह से बनी, तो हम उसी को कहते चले गए। तो यानी ये जो कहा जा रहा है, हम ही लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी अभी हमारे अंदर जो दृष्टा है उसका स्वरूप हमारी वृत्ति के हिसाब से है। अब पांचवें पर आते, यहां तक हम समझ गए। अब यहाँ शिष्य के मन में सवाल उठता है, ये वृत्ति वृत्ति कई बार बातें आ रही है शुरुआत से, ये वृत्ति कितनी प्रकार की होती है। पहले जाने कितनी वृत्तियां हैं, कितने प्रकार की हैं, फिर उन वृत्तियों को जानेंगे क्या होता है। तो गुरु जी से शिष्य का सवाल होगा, ये वृत्तियां कितनी हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टा। इसमें देखिए, क्लिष्टा क्लिष्टा जब जोड़कर पढ़ेंगे तो कहा जाएगा, अलग से पढ़ेंगे तो क्लिष्ट अक्लिष्टा हो जाएगा, क्लिष्ट और अक्लिष्टा हो जाएगा। अब इसको अर्थ को समझते हैं। वृत्ति पांच प्रकार की होती है। ये वृत्ति कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की वृत्ति होती है। कितने प्रकार की है, पांच प्रकार की वृत्ति होती है। पांच प्रकार, पंचतैया वृत्तियां, वृत्ति पांच प्रकार। और पांचों वृत्तियां दो भेद वाली होती हैं। पांचों वृत्तियां दो भेद वाली होती, कौन सी दो भेद वाली होती है, तो वो भेद है क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली होती है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली होती है पांचों वृत्ति। जैसे मान लीजिए क्लास में पांच लोगों का नाम ले लें और उन्हीं को समझाने के लिए कह दें ये पांचों लोग, पांच वृत्ति है, तो उसमें ये माना जाएगा कि पांचों लोगों के दो पक्ष हैं, दो पहलू। यानी वो कभी क्लिष्ट है कभी अक्लिष्ट है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या होता है, क्लिष्ट उनको कहते हैं जो योग साधना में बाधा पहुंचाती है, क्लिष्ट उसको कहते हैं। अक्लिष्ट उसको कहते हैं जो योग साधना में सहायक होता है। यानी ऐसी वृत्ति, ऐसे मनोभाव योग साधना में सहायक हो, उसको कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। मतलब नहीं, क्लिष्ट मतलब जो दुख देने वाली नहीं या परेशान करने वाली नहीं है। क्लिष्ट मतलब जो बाधा पहुंचाने वाली है, मुश्किल है। तो वृत्ति पांच है। पांचों वृत्तियां दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की होती है। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में छोटे छोटे सवाल आ जाए। एक सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया, नवंबर 2021 में, इनमें से क्लिष्ट होते हैं, ऐसे सवाल पूछा गया। अब यहीं पर पूछ दिया जाए इनमें से अक्लिष्ट होते हैं या इनमें से क्लिष्ट अक्लिष्ट होते हैं। चित्त भूमि, चित्त वृत्ति, क्लेश, कर्म। अब टू द पॉइंट अगर आए हम लोग, जो हमने पांचवा सूत्र देखा हुआ है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, तो उसमें क्या है, किसके लिए कहा गया, वृत्ति के लिए कहा गया। इसके लिए वृत्ति के लिए कहा गया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चित्त की वृत्ति क्लिष्ट होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, आपके लिए क्वेश्चन के साथ में रखा हुआ है कि सूत्र के बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा।
आपके एक बार समझ में आ गया, ध्यान देकर आपने पढ़ लिया तो कोई समस्या नहीं होगी। आगे हम लोग देखते हैं, 5 सूत्र हो गया। छठे सूत्र पर आते हैं। छठा सूत्र क्या है? अब 5 सूत्र जो हमने देखा कि वृत्ति 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप में होती सभी 5 वृत्तियां। अब शिष्य के मन में सवाल आता है कि वो जो 5 वृत्तियां उनके नाम बता दीजिए। गुरु से वो पूछे, क्योंकि जिज्ञासु है वो छात्र, क्योंकि डिसिप्लिन्ड है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज रिपीट करते हैं, और वो चीज कई बार रिपीट हुआ, कई बार वो क्वेश्चन आ चुका है, क्या पता आगे आ जाए। भी 2 बार से नहीं आया है, पिछली बार तो आया था, इस बार नहीं आया है। अनुशासन की बात आई योग दर्शन में, यानी गुरु के पास आप गए हुए हैं तो एक आपके अंदर एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपका एक कुछ कर्तव्य होना चाहिए गुरु के प्रति, तब ज्ञान मिलेगा। योग दर्शन में ये बात कही गई है, लेकिन भगवत गीता में भी एक बात कही गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गुरु के पास जाओ तो तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। वो कहाँ पर है, पुराने लोगों को पता होगा, नए लोग अभी नोट कर लेंगे कहीं पर, या नहीं भी करेंगे दिमाग में नोट कर लीजिए, बाद में कई बार आएगा। कहाँ पर है वो है चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, जिसमें हम लोग जानते हैं क्या कहा गया है। कोई बता सकते हैं? किन्हीं का माइक ऑन होगा, होगा भी तो मुझे पता शायद नहीं चला। हरिओम सर। हाँ, प्रणिपातेन ज्योति जी परिप्रश्नेन बता रहे हैं, सेवाया। मुझे प्रणिपातेन आपकी आवाज परिप्रश्नेन सुनाई भी सेवाया। नहीं। ज्योति जी ने अभी कहा, इन्होंने चूंकि पढ़ा हुआ था पिछले बैच में, हम लोगों ने कई बार इसको रिपीट किया था। इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए, चौथे अध्याय 34वां श्लोक, चौथे अध्याय 34वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, वहां से। और ये इतनी बार याद हम लोग पढ़ लेंगे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, और इसको पूरा श्लोक एक बार जब क्लास खत्म हो जाए, मौका मिले तो उसको देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहा गया वृत्तियों के कौन कौन से नाम हैं, शिष्य के मन में सवाल आया कौन कौन सी वृत्तियां हैं, तो हम ये देखेंगे। वृत्तियां 5 हैं, 5 ऊपर कह दिया है, नाम कह रहे हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये 5 चीजें हो गई सीक्वेंस में। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि वृत्तियों के नाम क्रम से लिखें। दूसरे प्रकार से सवाल ऐसे आ सकता है, नीचे देखिए 2018 में पूछा भी गया है कि तीसरी वृत्ति कौन सी है योग दर्शन के मुताबिक, या पहली वृत्ति कौन सी है, चौथी वृत्ति कौन सी है। तो आपको क्वेश्चन कैसे, देखिए पढ़ तो लेंगे, सूत्र याद भी कर लेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अगर ये आपने दिमाग में सेट कर लिया, पहले से आप प्रिपेयर हैं, तो क्वेश्चन आएगा नहीं, कुछ सेकंड में आप जवाब दे करके अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओगे। तो वृत्तियां 5, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। और ऊपर कहा जा चुका है, पांचों वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों भेदों वाली होती है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो जुलाई 2018 में पूछा गया। निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अब ये तो बहुत हल्का वाला सवाल है, तो खटाखट सब लोग कर लेंगे, हालांकि सूत्र पढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन हल हो ही जाएगा, तो बाद में दिक्कत होती है। निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अंजलि जी तीसरा कह रही हूँ, श्रुति जी चौथा। इसमें क्या है, प्रमाण पहले होगा ना, सी वाला पहले होगा, तो सी तीसरे में भी है, चौथे में भी है। प्रमाण के बाद प्रमाण, अंजलि जी फिर तीसरा आप कह रही है, प्रमाण, विकल्प, निद्रा, स्मृति। स्मृति डी वाला। हाँ, चौथा है सर। पहला और चौथा, जिनका तीसरा जो कह रहे हैं, एक बार और ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, गलती करना कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नुकसान, गलती हो जाती है। चौथा होगा, क्यों होगा चौथा, तो सबसे लास्ट में क्या, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। चौथे वाले में स्मृति है लास्ट में, इसलिए चौथा वाला ऊपर आएगा। ठीक है, इतना हल्का सवाल में क्यों हम गलत हो गए, इसलिए गलत हो गए क्योंकि हम थोड़े हड़बड़ा गए, और यही हड़बड़ाहट से जब एग्जाम में बैठते हैं तो आती हुई चीजों को भी हम गलत टिक लगाकर आ जाते। ये हमें आ रहा था, गलत टिक लगाकर, ऐसा होता है तो इसीलिए अभी जब हम देंगे, अभी की गलती आगे गलत नहीं करेंगे। ठीक है,
अभी गलती कीजिए जितना करना है, दिल खोल के गलती कीजिए, ऐसा नहीं कि अगले सवाल का जवाब ही नहीं देंगे, गलती हो गया तो बिल्कुल देना है। ये ट्रेन हो रहा है, ये ट्रेनिंग मिल रही है आपको, ट्रेनिंग में जिनसे गलती नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। अब एक एक करके पांचों वृत्तियों के बारे में बताया गया है। योग दर्शन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है। चंचला जी तीसरा क्यों कह रहे हो चंचल जी? फिर से देखो सवाल में, तीसरा क्यों कह रहे हो आप चंचल जी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ज्योतिष साहनी जी पहले पर आ गए कहाँ से? क्या कह रहे हो आप? तो मैं उनको फिर से दिखा रहा था सवाल, क्योंकि उन्होंने गलत दिया। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब एक एक करके पांचों वृत्तियों की चर्चा, पांचों का नाम बता दिया। तो पहले क्या था? प्रमाण। पहली वृत्ति क्या बताई गई है? प्रमाण वृत्ति। अनुवृत्ति क्या है? इसके बारे में अब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। जो प्रत्यक्ष दिख जाए वही प्रमाण है। प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष के बाद दूसरा कहा गया, प्रत्यक्ष के अलावे जो अनुमान से पता चल जाए वही प्रमाण है। तीसरा कहा गया आगमा है, जो आगम के द्वारा पता चल जाए वही प्रमाण है। तो यहाँ पर तीन बातें कही गई है प्रमाण के संदर्भ में, कि जो प्रत्यक्ष दिख जाए उससे हमें प्रमाण मिलता है, कि अभी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि आशा जी, रमा जी, प्रवीण जी, ये सब लोग हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये लोग क्लास में हैं, प्रत्यक्ष हो गया। अनुमान लगा सकते हैं, अगर कल हमने सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब ये कल हमने क्या पढ़ाया था, किसी ने जवाब दिया था, हम ये अनुमान लगाएंगे ये जवाब इसलिए दे रहे हैं कि ये कल आए थे क्लास में। अनुमान हो गया। और आगम हुआ, आगम में हो गया जैसे वेद शास्त्र वगैरह है, वेद शास्त्र के में जो बात लिखी हुई है उसको हम प्रमाण मानते हैं, या किसी महापुरुष ने कोई बात लिखी हुई है उसको प्रमाण मानते हैं। आगम में ही दो भेद होता है, जब हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए और नहीं कहूंगा। अब यहाँ मेन चीज क्या है कि प्रमाण तीन प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। हमारा मकसद क्या है? कॉलेज में आप और डिटेल पढ़े होंगे, सभी लोग विद्वान हैं, बड़े बड़े कॉलेज से पढ़कर आए हैं, तो हमें एग्जाम की दृष्टि से देखना है, क्लास का मकसद ही वही है। तो प्रमाण तीन प्रकार का है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण। तो योग दर्शन के मुताबिक प्रमाण कितने हो गए? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। योग दर्शन के मुताबिक कितने प्रमाण हो गए? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। एक एक लाइन में जो जनरली उदाहरण दिया जाता है धर्म शास्त्रों में उसको देख लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण वो हुआ जिसको कि हम अपने इंद्रियों के द्वारा देख करके पता लगाए, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण वो है कि धुएं को देख करके अग्नि होने का जब हम लगाते हैं कि पहले से वो चीज फिक्स है, अगर धुआं दिख रहा है तो पहले से बचपन से हमारे दिमाग में बात फीड है कि धुआं है तो अग्नि होगी, ऐसा हमें बचपन से सिखाया गया है। आगम प्रमाण हुआ वेद शास्त्र में जो बातें कही गई है वो तो है ही, उसके अलावे जो महापुरुषों ने जो बात वाणी कह दी हुई है उसको भी हम प्रमाण मानते हैं। तीनों हो गया, बहुत डिटेल जा रहे हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। देखिए प्रत्यक्ष में एक देखिए, ये इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये हो गया हाथी, हाथी दिख गया तो प्रत्यक्ष प्रमाण। अब यहाँ देखते हैं दूसरे में, ये धुआं उठ रहा है, धुआं देख करके अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर आग लगी होगी। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या है? आगम। ये वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेद शास्त्र में जो चीजें हैं उससे वो लगाते हैं अनुमान कि नहीं ये प्रमाण है। तो तीन प्रमाण आपने देख लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, 2017 का क्वेश्चन है ये, इसमें आया हुआ है पतंजलि के अनुसार अनुमान, प्रत्यक्ष, विकल्प, आगम निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुमान, प्रत्यक्ष, विकल्प और आगम। ए बी सी सही है, डी सही नहीं है, पहले में कहा गया है। दूसरे में है बी ए डी सही है, सी सही नहीं है, बी सी बी सही है, ए सही नहीं है, सी डी ए सही है, बी सही नहीं है। सब लोग दूसरे 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 पर एकदम आए हुए हैं, जिनका जिनका नाम सभी लोग कह रहे हैं प्रमाण है। इसमें अनुमान, प्रत्यक्ष,
विकल्प और आगम है, तो सी तो नहीं है, सी नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। रश्मि जी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइएगा समझ में आ रहा है, नहीं तो हैंड यस रेज सर। कीजिए। ठीक है, आइए। तो इसका सही उत्तर दूसरा वाला है। बहुत आसान सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और जैसे आंसर किया आएगा, इस बार वाला एग्जैक्ट सवाल आ जाएगा तो उसको भी हम लेकर के आपके सामने आएंगे। अगला हमारा सूत्र है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वृत्ति पर है, 5 वृत्ति। पहली वृत्ति देख लिया, प्रमाण। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरी वृत्ति, विपर्य। विपर्य वृत्ति की बात आई हुई है, दूसरी वृत्ति। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, यानी कि झूठा ज्ञान या मिथ्या ज्ञान ही विपर्य है। यहाँ सीधा कहा गया मिथ्या ज्ञान ही विपर्य है, यानी किसी पदार्थ का जैसा स्वरूप है उससे अलग रूप में प्रतिष्ठित हो जाना, अतद रूप कहा गया है। अत तद रूप कहा गया है, तो ये हो गया अतद रूप, जो स्वरूप नहीं है वैसा आपको जब पता चलता है उसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, उसी को विपर्य कहते हैं। और वो विपर्य भले ही कुछ क्षण के लिए आए, जा रहे हैं, रस्सी दिखी हुई है मुड़ी हुई है, उसको सांप समझ लिया, तो थोड़ी देर के लिए अतद रूप में वो दिखा रस्सी, यानी उसका स्वरूप सांप की तरह दिखा, जो कि वो है नहीं। तो इसीलिए कहा गया है उसको, इस स्थिति को क्या कहेंगे, विपर्य ज्ञान करेंगे। विपर्य मिथ्या ज्ञान, गलत बात, पता चला कि वो तो है ही नहीं वो चीज। उसके बाद है तीसरी वृत्ति पर आते हैं। तीसरी वृत्ति कहा गया, पहला था प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, फिर चौथा निद्रा, पांचवा स्मृति। जानबूझ के बोल रहा हूँ, आप लोग भी पीछे पीछे माइक बंद रख करके बोल जाइएगा, तो पांचों वृत्तियां ऐसे भी याद हो जाएंगी। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। एक एक शब्द तोड़ के पढ़ लें। यानी शब्द से उत्पन्न ज्ञान के हिसाब से जब हम चीजों को समझ लेते हैं, शब्द से, यहाँ देखिए शब्द है, वहां शब्द की बात नहीं थी, वहां थी कि कोई चीज हमें दिखा और कुछ क्षण के लिए, उस समय के लिए ऐसा हुआ कि उसका स्वरूप, गलत स्वरूप हमारे दिमाग में आ गया। यहाँ कहा जा रहा है शब्द के द्वारा, आपके कान में कोई शब्द पड़ा हुआ है, उस शब्द के हिसाब से जब आप उस चीज के बारे में सोचते हैं और वो है नहीं, बेसिकली यहाँ भी वो बात है, वस्तु से रहित है, वस्तु शून्य, जो बात कही जा रही शब्दों में, तो वस्तु उससे शून्यता की स्थिति है, वस्तु से वो रहित है, वो शब्द कहीं भी सच्चाई नहीं है, उसको कहा गया है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति। अब सिंपल में मान लीजिए कि कोई आपके बारे में अफवाह फैलाए जानबूझ के, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो हो गया विकल्प वृत्ति। जैसे कि विकल्प वृत्ति का इस्तेमाल राजनीति में बहुत होता है, राजनीति में बहुत विकल्प वृत्ति का इस्तेमाल होता है, किसी के लिए, किसी को कुछ भी साबित करने के लिए जनता के बीच में उनकी छवि खराब करने के लिए विकल्प वृत्ति का इस्तेमाल शब्दों के द्वारा किया जाता है, जो कि वस्तु स्थिति नहीं है, वो शून्यता की स्थिति होती है, ऐसा है ही नहीं। अब देखिए सवाल कैसे पूछा जाता है। सवाल ये पूछा गया 2023 में, पातंजल योग सूत्र के अनुसार वस्तु शून्यता संबंधित है अनुमान प्रमाण वृत्ति से, आगम प्रमाण वृत्ति से, विपर्य वृत्ति से, विकल्प वृत्ति से। सब लोग सही जवाब दिए जा रहे हैं, चौथा 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 सब लोग बोले जा रहे हैं विकल्प वृत्ति से। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का से बहुत आसान सवाल था। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें और किन बातों का ध्यान रखना हमें, एक सवाल और है स्क्रीन पर जो जून 2024 का है, उसको भी देख लीजिए। वस्तु शून्यता संबंधित है, एक सवाल ये भी पूछा गया, ऐसे भी पूछा गया, आगम से, विपर्य से, विकल्प से, निद्रा से। जब सूत्र याद रहेगा तो आसानी से आपको आ जाएगा। और सूत्र संख्या भी याद रखना, संख्या भी याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा। वस्तु शून्यता विकल्प से संबंधित है, लेकिन विकल्प से संबंधित, विकल्प वाला ये सूत्र संख्या कौन सा है, 9। अब कहोगे इसका क्या इस्तेमाल होगा,
इसका इस्तेमाल जब दे दिया जाता है, चार सूत्र उठा कर दिया जाता है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करें तब दिक्कत होती है। सूची 2 में दे दिया सूत्र संख्या, इस अध्याय का ये सूत्र संख्या है। तो उस पहले से ही माइंड को सेट कीजिए कौन सा सूत्र संख्या कौन सा होगा। 195 आपको तकरीबन तकरीबन उसमें से इंपॉर्टेंट वाले सारे याद कर लीजिए, एक दो रह जाए तो कोई बात नहीं। 10वां हमारा है, इसमें कहा गया अभाव प्रत्या आलम्बना वृत्तिर निद्रा। पहले हम लोगों ने प्रमाण देखा, विपर्य देखा, विकल्प देखा, फिर अब चौथी वृत्ति है निद्रा वृत्ति। अब निद्रा वृत्ति को हम लोग देखते हैं, अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा, यानी अभाव के ज्ञान का भी जो आलंबन कराने वाली वृत्ति होती है वही निद्रा वृत्ति है। इसकी व्याख्या आसान नहीं है, क्योंकि इसकी व्याख्या को लेकर विद्वानों में भी थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। सुरुचि जी कह रहे पीपीटी नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है क्योंकि मैंने 2 स्क्रीन पर खोला हुआ है, उम्मीद है और भी बाकी लोगों को दिख रही होंगी। तो एक बार आप लेफ्ट होकर के फिर से आ जाइए, तो इसलिए कुछ नेटवर्क इश्यू होगा, इसलिए नहीं दिख रही। ठीक है, आइए नेटवर्क इश्यू की वजह से। अभाव प्रत्या आलम्बना वृत्तिर निद्रा, यानी कि अभाव के ज्ञान का भी एहसास कराने वाली वृत्ति निद्रा वृत्ति है। इसको ऐसे विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने समझाया है कि जब हम सो जाते हैं तो हमें माना जाता है कि अब इंद्रिय तो सारी इंद्रियां सो गई हुई हैं, तो अभाव हो गया ज्ञान का। ज्ञान कैसे होता है? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां तो जो है, अब हम नींद में है तो इंद्रियां सारी निष्क्रिय हो गई हैं, तो उस समय तो हमें कुछ पता नहीं, ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम सोकर उठते हैं तब हम ये कहते हैं कि आज बहुत गहरी नींद आई, खराब नींद आई, आज स्वप्न बहुत आया, कहाँ से आया ये, कैसे पता चला ये कि क्या स्थिति थी जो हम सोए हुए थे। तो इसका मतलब है कि वृत्ति वहां भी चल रही है, वहां भी वृत्ति चल रही, वृत्तियां रुकी हुई नहीं है। गहरी नींद का फिर आलंबन कैसे हुआ, उस स्वप्न का आलंबन कैसे हुआ? तो अभाव का ज्ञान भी चित्तवृत्ति के आश्रित ही है, सब चित्तवृत्ति का आश्रित है, उसी को निद्रा वृत्ति कहा जाता है। ये मोटा मोटा परिभाषा दिया, मोटा मोटा समझाया है, इसके गहन में जाएंगे, गूढ़ में जाएंगे तो बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तो उतने गूढ़ में हम लोग नहीं जाते हैं। अब आते हैं 11वें सूत्र पर हम लोग। 11वां सूत्र है हमारा, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। अनुभव किए हुए, 5वीं वृत्ति की बात हो रही है, स्मृति वृत्ति का। अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना, प्रकट हो जाना स्मृति। अनुभव किए हुए विषय का नहीं, मान लीजिए कि 10 साल पहले आपके साथ कुछ हुआ था, कोई अनुभव ऐसा है जो चित्त में पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आप अंडमान निकोबार गए थे और उसके अनुभव आपके चित्त में है, घर पे अचानक से कुछ मेहमान आए और अंडमान निकोबार की चर्चा शुरू हो गई, तो उस आपके अंदर जो था वो प्रकट हो गया। आपने कहा हाँ मैं बताता हूँ, वहाँ ऐसा एक बार हुआ था, हाँ वहाँ ये चीज, वहाँ ये द्वीप है, वहाँ ऐसे होता है, तो था और वो नहीं छिपा, प्रकट हो गया, तब उसको स्मृति कहेंगे, मेमोरी से इसको जोड़ेंगे। तो अनुभूत विषया असंप्रमोश, उसका प्रकट हो जाना, उसी को स्मृति वृत्ति कहा गया है। और व्यास भाष्य में 2 प्रकार की ये स्मृति बताई गई है। इसमें कहा गया है पहली जो स्मृति है वो कल्पित विषय को लेकर होने वाले स्मृति है। जानबूझकर हमने दे दिया, क्या पता कई बार पूछ दिया जाता है। पहले स्मृति कहा गया है कल्पित विषय को लेकर होने वाले स्मृति, और दूसरी कहा गया यथार्थ विषय को लेकर होने वाले स्मृति। अब कल्पित विषय क्या है, यथार्थ विषय क्या है? तो व्यास भाष्य में इसके लिए समझाया गया है कि स्वप्न में होने वाले स्मृतियां कल्पित विषय है। स्वप्न में होने वाले, स्वप्न में तो कल्पना ही चलता रहता है, पता नहीं क्या हुआ क्या, उसका कोई सिर पैर नहीं होता है, कल्पना ही उसको मानी जाती है। तो स्वप्न में होने वाले स्मृतियां कल्पित विषय को लेकर होती हैं, और जागृत में जैसे अभी जागे हुए हैं इसमें जो स्मृतियां होती हैं वो यथार्थ विषय को लेकर होती हैं, इसीलिए इसको यथार्थ विषय वाली स्मृति कहा जाता है। एक कल्पित हो गया, एक यथार्थ वाला हो गया। कहाँ कहा गया? व्यास भाष्य की व्याख्या में ये बात आई हुई है। व्यासवास की व्याख्या से कुछ और चीजें भी हम लोग देख लेंगे, जब एक हफ्ते में इसका रिकैप करेंगे ना, तो उसमें देख लेंगे हम लोग।
अब यहाँ हम लोग आते हैं, नवंबर 2017 में एक सवाल पूछा गया, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए टूट का चयन करके सही विकल्प को चुने। प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा, 4 दिया गया है। स्मृति को छोड़ा गया है यहाँ पर। इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दूसरी तरफ मिथ्या ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, विचारों का अभाव है, काल्पनिक ज्ञान है। उम्मीद है सभी लोग करेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल ताजा ताजा है, सबके दिमाग, दिलो दिमाग में ताजा ताजा। मौली जी कह रही है चौथा प्रमाण, प्रमाण का क्या हो गया? बाकी कई लोग तीसरा भी, स्वाति जी तीसरा कह रहे हैं, राहुल जी तीसरा कह रहे हैं। हाँ, तीसरा तीसरा तीसरा। देखिए अब आते हैं, देखते हैं। प्रमाण, प्रमाण क्या हुआ? यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तीसरे में भी है, दूसरे में भी है। चलिए, विकल्प क्या है? विकल्प, विकल्प मिथ्या ज्ञान को कहेंगे क्या? नहीं है। विकल्प किसको कहेंगे? काल्पनिक ज्ञान को कहेंगे क्या? विकल्प काल्पनिक ज्ञान को कहेंगे, काल्पनिक ज्ञान को कहेंगे, एग्जैक्टली। विकल्प किसको कहेंगे? काल्पनिक ज्ञान को। किससे संबंधित था? शब्दों से संबंधित था, ठीक है। विपर्यय हो गया मिथ्या ज्ञान, सी वाला 1 हो गया। विपर्यय हो गया मिथ्या ज्ञान, सी 1 हो गया। और निद्रा हो गया, निद्रा कौन सा हो गया? विचारों का अभाव करना था, विचारों का अभाव, वहां विचार नहीं है, विचारों का अभाव। तो तीसरा हो गया। क्लियर हो गया? जिन्होंने चौथा बोला था, मौली जी क्लियर हुआ? बताइएगा, ठीक है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध होता है। किससे होता है? अभ्यास और वैराग्य से। किनका निरोध होता है? किनका निरोध होगा बताइए? चित्त की वृत्तियों का वृत्तियों का सर। नए लोग बताए, पुराने लोग सारे, नए लोग चित्त कहेंगे की हमने वृत्तियों का, तो। चित्त की वृत्तियों का सर। रेखा जी, रश्मि जी, सब लोग बताइए जो बिल्कुल नए हैं। रश्मि, चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। कंफर्म है? चलिए, बहुत सुंदर। तो वृत्तियों का निरोध किसके द्वारा होगा? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास वैराग्य से सर। अभ्यास वैराग्य से होगा। अब एक चीज देखिए, जब पूरा योग दर्शन आप पढ़ेंगे ना, एक चीज आता है कि योग दर्शन में मृदु मध्य अधिमात्र की बात आई हुई। साधक के अगर 3 प्रकार माने, मृदु मध्य और अधिमात्र, तो अभ्यास वैराग्य किन के लिए होगा ऐसा लिखा कहीं नहीं है, लेकिन जब पूरा पढ़ोगे तो आपको यही भाव आता है। जो उच्च कोटि के साधक हैं, अधिमात्र वाले हैं, उनके लिए अभ्यास वैराग्य बताया गया है। यानी उच्च कोटि के साधक को कौन सा अभ्यास करना है? अभ्यास वैराग्य के द्वारा उनको समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके बाद आगे अभ्यास और वैराग्य की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। हम लोग अभ्यास और वैराग्य को देखेंगे। यहाँ यहाँ तक हो गया। हाँ, इसमें देखिए ऐसे था, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध होगा। 12वें सूत्र में है, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम वाला जो है, किस सूत्र संख्या क्या है? 12वां सूत्र संख्या कौन से पाद का? समाधि पाद का है। हाँ, अब इसमें देखिए और अच्छे से देखिए, यहाँ पर अभ्यास क्या है वो बताया गया है, आगे वैराग्य क्या है वो बताया गया है। इसको बताने से पहले आपको हम ले चलते हैं, पहले सूत्र मूल देख लेते हैं, फिर वो वाला हम ग्राफिक्स प्लेट देखेंगे। अब सवाल उठता है कि निरोध की जरूरत क्यों है? तो दूसरे ही सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कह दिया हुआ है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। ये 12वें में आया है। तो निरोध की जरूरत क्यों है? क्योंकि निरोध से ही योग होगा, और हमें योग करना है। तो योग की शुरुआत समाधि से होती है, समझ लीजिएगा। योग की शुरुआत समाधि से होती है, इसलिए अभ्यास वैराग्य की जरूरत है। अभ्यास वैराग्य से क्या होगा? समाधि मिलेगी। अब सवाल है कि अभ्यास क्या होता है? तो अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है। यानी उन दोनों में से, यानी उन दोनों कौन में से? तत्र किसके लिए आया हुआ है? अभ्यास वैराग्य के लिए। उन दोनों में से
चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, वही अभ्यास है। क्यों? क्योंकि चित्त को स्थिर करना ही तो लक्ष्य है ना, ऊपर बात आई हुई थी। तो उस चित्त को स्थिर करने के लिए प्रयास किया जाता है, जो कोशिश की जाती है, उसको अभ्यास कहा जाए। सिंपल सा है, सब लोग जानते हैं इसमें, लेकिन सूत्र के साथ याद रखना है। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास है। किसको किसको स्थिर करने के लिए? चित्त की वृत्तियों को स्थिर करने के लिए। यानी अभ्यास वैराग्य में से अभ्यास का हम लोगों ने परिभाषा देख लिया। चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल में करने के लिए जब जो कोशिश की जाती है, उसको अभ्यास कहते हैं। उसके बाद कहा गया है कि वृत्तियां तो बहुत प्रबल होती हैं, रोकने से भी नहीं रुकती हैं। तो अभ्यास उसको रोकने में कैसे सफल हो पाएगा? क्या अभ्यास की कोई कुछ क्वालिटी? जानवी जी माइक बंद कीजिए। एक बात सब लोग ध्यान रखिए, माइक बंद रहे, जब कुछ पूछना हो तो वही हैंड, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं। अब सवाल आता है कि वृत्तियां तो इतनी प्रबल होती हैं, इतनी प्रबल होती हैं, तो वो फिर अभ्यास उसे रोकने में कैसे सफल होगा? तब कहा गया सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यानी अभ्यास भी कैसा होना चाहिए? सिंपल अभ्यास से काम नहीं चलेगा। आज कोशिश कर लिया और योग दर्शन पूरा याद हो गया ना। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि है। यानी दीर्घकाल कहा गया पहले, बहुत काल तक। दीर्घकाल मतलब कहते हैं दीर्घकाल से काम चल रहा है, लंबे समय तक, बहुत काल से। नैरंतर्य लंबे समय से तो चल रहा है, मान लिया 10 साल से कोई कार्य चल रहा है, लेकिन क्या 5 साल किया और 2 साल रुक गया? ऐसा तो नहीं, नहीं, निरंतरता होनी चाहिए। 10 साल में भी निरंतरता होनी चाहिए, बहुत समय से लगातार। और लगातार भी कैसे? अनमने ढंग से नहीं, सत्कार के साथ, आदर पूर्वक होना चाहिए। यानी आपकी कोशिश, आपका अभ्यास लंबे समय से लगातार आदर पूर्वक होना चाहिए, आसेवित सेवन किया जाए, करना चाहिए, तब वो अभ्यास माना जाएगा। और तब वो अभ्यास क्या होगा? दृढ़ भूमि वाला होगा। चित्त की भूमियां होती हैं, चित्त की भूमि में शुरुआत से लेकर अंतिम तक देखोगे, शुरुआती चित्त की भूमि तो बहुत खराब वाली होती है, फिर धीरे धीरे कंट्रोल होते 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 निरोध तक पहुंचता है। तो दृढ़ भूमि यानी कि वो भूमि जो है, चित्त की जो अवस्था है, उसको भूमि के तौर पर देखा गया है। चित्त की अवस्थाओं को भूमि शब्द से कहा गया है। तो वो दृढ़ अवस्था वाला कब होगा? दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेवित। ये भी आपको इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इसको सीक्वेंस में लिया सकता है। दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेवित, ये 4 शब्द दे दिए गए, और एक दृढ़ भूमि भी दे दिया गया आपको, 5 शब्द दे दिए गए। इसको क्रम से लगाएं। जब आपने 4 बार बोल करके इसको पढ़ा हुआ है, आसानी से आप इसको क्रम से लगा दोगे। इसीलिए यहाँ पर माइक आपका बंद है, बोल बोल के एकदम आनंद में पढ़िए। सतो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। अब भूमि भी हम लोग देखेंगे जो भूमि है, भूमि की भी चर्चा होगी। हालांकि योग दर्शन में भूमि की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन व्यास भाष्य तत्व सारथी योग वार्तिक में भूमियों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए भूमि भी देख ही लेते हैं। उसका भूमि देख करके आज हम लोग अभ्यास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग वैराग्य देखेंगे, तो वैराग्य भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे बहुत सवाल वैराग्य से पूछा गया है अभी तक। तो पहले हम लोग भूमि ही देख लेते हैं। एक सेकंड, भूमि एक साथ करते हैं इसको, 500 बढ़िया 4 5 ठीक। ऐसे करो। हाँ, तो आप लोग स्ट्रेच कर लीजिएगा स्क्रीन पर। बाद में जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसको स्ट्रेच करके जूम जूम इन करके भेजूंगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्त की कितनी भूमियां हैं? चित्त की भूमियां कितनी हैं? तो 5 भूमियां हैं। कितनी भूमियां हैं? माइक बंद करके बोलिए, कितनी भूमियां हैं? 5 भूमियां। कितनी भूमियां हैं चित्त की? 5 भूमि।
ठीक है, चित्त की 5 भूमि। कौन कौन सी भूमि है, सीक्वेंस में याद कर लीजिए। चित्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध कौन सी है? चित्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। बोलते जाइए, माइक बंद करके बोलते जाइए। जैसे जितनी ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे उतने दिमाग में बिल्कुल ठोस होता जाएगा। क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, एकाग्र और निरुद्ध, एकाग्र और निरुद्ध। अच्छा देखिए, यही सीक्वेंस याद करेंगे। कई जगहों पर, कई पुस्तकों में, अच्छे अच्छे पुस्तकों में, उनको ये नहीं पता है ना कि एग्जाम में पूछा जाएगा सीक्वेंस। तो बड़े बड़े विद्वानों ने किताब लिखी है, वो एग्जाम यूजीसी नेट के हिसाब से थोड़े ना लिखी हुई है। उन्होंने तो लिखा हुआ है ज्ञान के हिसाब से। ज्ञान के हिसाब से तो अद्भुत है। हम एग्जाम के हिसाब से भी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही सीक्वेंस रखेंगे। वहां पर क्या सीक्वेंस कई जगहों पर हमने देखा है, क्षिप्त विक्षिप्त आ जाएगा, क्षिप्त के बाद विक्षिप्त आ जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्षिप्त विक्षिप्त को एक साथ भी कई जगहों पर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, पहला है आपका क्षिप्त। क्षिप्त में रजोगुण प्रधान होता है, सत तम दबा होता है। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो क्षिप्त जो अवस्था होती है हमारी, देखिए हमारे अंदर ये 5 अवस्थाएं हैं इन द सेंस कि हम, हमारा चित्त ऐसा है कि हम उस अवस्था, निरुद्ध अवस्था तक चित्त को पहुंचा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है निरुद्ध तक पहुंचने की। ठीक है, तो एक अवस्था है क्षिप्त। हम लोगों की अवस्था ऐसी होती है क्षिप्त वाली। रजोगुण प्रधान है, हम कुछ कुछ नया नया करना चाहते हैं। सत और तम दबा होता है, होता तीनों है, तीनों गायब नहीं होगा, होगा तीनों ही, एक उभरा होगा, दूसरा तीसरा दबा होगा। साधारण संसारी मनुष्यों की स्थिति होती है। राग द्वेष भी उसमें आता है, रजोगुण प्रधान होने से राग द्वेष भी आता है। तो रजोगुण बढ़ा हुआ। अब कहोगे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, आपको रबड़ की तरह खींच रहे हो? इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि एग्जाम में दे दिया जाता है। क्षिप्त से संबंधित एनिम्न में से बताइए। दे दिया पहला ऑप्शन, रजोगुण प्रधान, सतरज दबा दबा हुआ। दूसरा ऑप्शन, तमोगुण प्रधान, रज दबा हुआ। ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, इसीलिए उस एंगल से दिमाग को सेट कीजिए यहाँ पर। और मैं कुछ नहीं जानता, आपको सेट करना ही होगा जितने लोग क्लास में। दूसरा है मूढ़। मूढ़ को, वाकई मूढ़ को समाज में कहते हैं ना, मूढ़ हो क्या, जब कोई खराब काम करता, मूढ़ हो क्या। तो मूढ़ में तमोगुण बढ़ा होता है, और तमोगुण बढ़ा होगा तो बाकी 2 गुण को दबा दीजिए, सत और रज दबा रहेगा। नीच मनुष्यों की स्थिति होगी। इसमें काम, क्रोध और मोह भरा पड़ा होगा। काम, क्रोध, मोह, लड़ाई झगड़ा करने वाला, या तो सोया हुआ है, या अकर्मण्य है, या किसी ने मर्डर कर देता है, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पीता है। ऐसे ये सब तमोगुणी प्रवृत्ति हो गया, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति। आलस, हाँ भारतीय जनता आलस। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, विक्षिप्त अवस्था में आते हैं। अगर आपको कोई बोल दे घर में विक्षिप्त हो क्या, आप बुरा मान जाते हैं। लेकिन आज जब एक पढ़ लोगे तो आप, फिर विक्षिप्त कोई कहेगा तो आप बुरा नहीं मानोगे। लेकिन जनरली विक्षिप्त शब्द का इस्तेमाल निगेटिव संदर्भ में ही किया जाता है समाज में। विक्षिप्त में होता है, सतोगुण प्रधान होता है। विक्षिप्त में सतोगुण प्रधान होता है, बीच बीच में रजोगुण उभरता है और तमोगुण दबा रहता है। हम लोगों की स्थिति विक्षिप्त वाली है। हम जो योग करने वाले, उनकी स्थिति क्या है, विक्षिप्त वाली है। सतोगुण प्रधान तो होता है, लेकिन केवल रजोगुण बीच बीच में उभरता रहता है। हमारे अंदर जिज्ञासा भी होती है, नई चीज जानना चाहते हैं। ये हमारे, हम लोग अगर मान लें हम लोग उच्च अवस्था, बाकी मनुष्यों के मुकाबले उच्च अवस्था में हमारी स्थिति अच्छी, हम दूसरों का बुरा नहीं चाहते। इस संदर्भ में कह रहा है, ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ हम लोग कर रहे हैं आपस में, नहीं। हम दूसरों का बुरा नहीं कहते हैं, हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो सतोगुण हमारा बढ़ा होगा, अनासक्ति का भाव हमारे अंदर होगा, छोड़ो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब विक्षिप्त से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। विक्षिप्त में क्या है, बीच बीच में रजोगुण उभर रहा है और उस स्थिति को दबा दें, यानी रजोगुण भी अब ना उभरे, सतोगुण प्रधान है, रजोगुण तमोगुण दबा हुआ है, तब हो जाएगा एकाग्र स्थिति। तब वो चित्त की जो अवस्था होगी कि जिसमें सतोगुण प्रधान है, रज और तम गौण है, चित्त की उस अवस्था को कहा जाएगा एकाग्र अवस्था। उसी को एकाग्र भूमि भी कहा जाएगा। क्या है, आपके चित्त की भूमि कैसी है, हम कहेंगे हमारे चित्त की भूमि जो है एकाग्र है। आपके चित्त की भूमि कैसी है, हमारे चित्त की भूमि विक्षिप्त है। अब आप देख लीजिए,
कौन सी अवस्था है। फिर यहाँ पर कहा गया है एकाग्र किनकी होती है, योगियों की होती है। एकाग्रता से ही समाधि की शुरुआत होती है। संप्रज्ञात समाधि यहीं से शुरू होता है, अपर वैराग्य यहीं से शुरू होता है एकाग्र से। फिर अंतिम अवस्था आती है, वो अवस्था आती है निरुद्ध वाली अवस्था। निरुद्ध में तो गुणातीत हो जाता है, यानी तीनों गुण भी अब आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। निरोध परिणाम का संस्कार बस शेष रह जाता है, गुणातीत हो गया। 17 स्तंभ है, तीनों को ही आपने कंट्रोल में कर लिया, ऐसा कि तीनों ही आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। इसका अर्थ ये है गुणातीत का अर्थ है। ऐसा नहीं कि गुणातीत, ऐसा नहीं कि उसको खत्म कर देंगे, मार देंगे, वो ना मरता है ना कुछ होता है, ऐसा है। ऊंचे योगियों की अवस्था होती है असंप्रज्ञात समाधि। नंदिनी जी पढ़ लो, ध्यान कहाँ है आपका? वीडियो खोलने का सारी चोरी पकड़ी जा रही है आपकी, ध्यान कहीं और है आपका है। अब वीडियो बंद कर लिया कि आप चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, ठीक है। सोए हुए हैं, सो के पढ़ रहे हो। पर वैराग्य निरुद्ध में क्या होगा? पर वैराग्य से असंप्रज्ञात वाले स्थिति, पर वैराग्य से असंप्रज्ञात निरुद्ध वाला। अच्छा, कल जब हम लोग आएंगे तो कल मैं ये पूछूंगा, कल का ये होमवर्क है। एक तो कल का होमवर्क रहेगा आपका चित्त की वृत्तियों का, 5 वृत्तियां, इसके लिए क्या कहा गया है? वृत्ति को निरोध करने के लिए क्या उपाय बताया गया? अभ्यास वैराग्य। अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास के दौरान चित्त भूमि आया, 5 जो चित्त भूमि है उस भूमि को क्रम से, और किसमें सतर बढ़ा है, किसमें रज बढ़ा है, किसमें तम बढ़ा है, वो आपको याद करके आना। कल पहले, ठीक है, कल पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अभ्यास के बाद वैराग्य पर।